टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द अपोकलिप्स। अध्याय 1, जागृति समारोह। मेगासिटी आई सेक्टर एव। सूरज की तपिश एजेस अकादमी पर पड़ रही थी। इसकी तीखी रोशनी प्लाजा के टूटे हुए कंक्रीट पर पड़ रही थी, जहां 235 जी की स्नातक कक्षा खड़ी थी। सर्वनाश को 332 साल हो चुके थे और उस समय के निशान अभी भी पूरे शहर में पाए जा सकते थे। उपस्थित सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि वे सभी उस प्राचीन अनुष्ठान को देखने के लिए खड़े थे जो सामने आने वाला था। आज प्रतिभा जागृति समारोह था, जिस दिन ये युवा इस निर्मम दुनिया में अपनी कीमत खोजेंगे। प्रतिभाएं, सर्वनाश की अराजकता से जागृत अलौकिक क्षमताएं, जीवित रहने की कुंजी थीं। उनके साथ मानवता ने राक्षसों से लड़ाई की और इस अराजक दुनिया में एक जीवन बनाया। प्रतिभाओं को सभी रैंक के लिए जाना जाता था, जो एफ से लेकर एसएसएस तक थे। एक शक्तिशाली प्रतिभा अच्छे जीवन का टिकट थी, शहर के अभिजात वर्ग के बीच एक स्थान। भीड़ में मौजूद हर कोई एकदम चुप हो गया, क्योंकि वे नीले रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति को देख रहे थे जो मंच पर कदम रख रहा था। अकादमी के भूरे रंग के हेडमास्टर मैजिस्टर वेंस ने अपना डंडा उठाया, जिसके सिरे पर एक नीला गोला था। उसके पीछे एक विशाल नीला क्रिस्टल चमक रहा था, जिसकी सतह पर धुंधली ऊर्जा घूम रही थी। पहला छात्र, मैजिस्टर वेंस की आवाज़ पूरे प्लाजा में गूंज उठी। जेस थॉर्नटन, एक दुबला पतला लड़का जिसके बाल बिखरे हुए भूरे रंग के थे, आगे बढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दोस्त लियो नामक एक मोटे लाल बालों वाले व्यक्ति का हाथ अपने कंधे पर रखा। मुझे शुभकामनाएं दो, लियो, जैस ने घुटते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक घबराई हुई हंसी के साथ लियो ने जैस के कंधे को दबाया। उन्हें मार डालो, दोस्त। जैस क्रिस्टल के पास चला गया, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसकी ठंडी सतह पर रखा और हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। क्रिस्टल में तीव्र नीली रोशनी चमक रही थी, जो जेस के अपने शरीर से भी आ रही थी। उसके सामने हवा में एक झिलमिलाती सिस्टम विंडो उभरी, जिस पर उसका नाम और एक चमकता हुआ अक्षर दिखाई दे रहा था, सी। जेस थॉर्नटन, जागृत प्रतिभा, बढ़ी हुई ताकत, रैंक सी। भीड़ ने जयकारे लगाए। सी रैंक टैलेंट, भले ही प्रतिष्ठित एआईएस रैंक न हो, फिर भी एक मूल्यवान संपत्ति थी। जैस का सीना गर्व से फूल गया। वह वापस लियो के पास भागा। पहले वह घबराया हुआ था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से चमक रहा था। वह देखा, लियो। जैस ने शेखी बघारी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सी रैंक टैलेंट है, लगता है मैं बड़ी लीग का हिस्सा बन जाऊंगा। लियो ने एक पतली मुस्कान बिखेरी। हाँ, ठीक है, जब तुम जीवन जी रहे हो तो तुम अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलोगे। जैस ने उपहास किया। चिंता मत करो भाई, हम मेरे नए जीवन में तुम्हारे लिए जगह ढूंढ लेंगे, शायद मेरे उपकरण क्लीनर के रूप में। मैजिस्टर वेंस ने अपना गला साफ किया, भीड़ को चुप कराया। अगला, अमेलिया रोज। लाल भूरे बालों वाली एक लड़की आगे बढ़ी, उसकी निगाहें क्रिस्टल पर टिकी थीं। जैस के विपरीत, वह पूरी तरह से शांत थी, जो भी हो, अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा, अचानक से प्लाजा में सन्नाटा छा गया। लाइट शो दोहराया गया। क्रिस्टल और अमेलिया का शरीर चमक रहा था। हालांकि इस बार मदराती खिड़की ने एक अलग अक्षर प्रदर्शित किया, डी। जब मैजिस्टर वेंस बोल रहे थे तो वे निराश लग रहे थे। एमेलिया रोज, जागृत प्रतिभा, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, फायर, रैंक डी। पूरी भीड़ के चेहरे पर घोर निराशा थी। डी रैंक की प्रतिभा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी, विलासितापूर्ण जीवन की तो बात ही छोड़िए। हालांकि अमेलिया बेफिक्र रही। उसकी आंखें एकाग्रता में सिकुड़ गईं और उसके हाथ की हथेली में एक छोटा सा अंगारा टिमटिमा रहा था, जो चिलचिलाती धूप को चुनौती दे रहा था। मैजिस्टर वेंस ने दूसरा नाम पुकारा और समारोह जारी रहा। इस बीच भीड़ में सुनहरे बालों और बैंगनी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की ने एलिस्टर की आस्तीन खींची, जो अपने काले बालों और आकर्षक पीली आंखों के लिए जाना जाता है। एलिस्टर, उसने धीरे से कहा, कुछ हद तक डरी हुई आवाज में, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक शक्तिशाली प्रतिभा मिलेगी? एलिस्टर, एक यथार्थवादी होने के नाते, एक छोटी सी मुस्कान पेश की। ये कहना मुश्किल है, यानजी। ये जागृतियां बेहद अप्रत्याशित हैं। यानजी की मुस्कान लड़खड़ा गई, उसके प्यारे चेहरे पर एक छाया रेंग रही थी। एक शक्तिशाली प्रतिभा एक सुरक्षित भविष्य की कुंजी थी, जिसे वह बेताब थी। चिंता मत करो, यानजी। एलिस्टर के बगल में खड़े एक थोड़े मोटे आदमी चेज ने बीच में कहा। तुम अभी तक नहीं गए हो, अपना सिर ऊपर रखो। यानजी ने एक कमजोर मुस्कान पेश की। बेशक, तुम सही हो। इसके अलावा उसने एलिस्टर के हाथ को अपनी छाती पर कसकर दबाते हुए कहा, मेरे पास मेरा अपना सौभाग्य है न? एलिस्टर के गालों पर एक गर्म लालिमा छा गई। यानजी, ऐसी बातें मत कहो, वह घबराया हुआ बुदबुदाया। चेज ने ठहाका लगाया। हालांकि उसकी बात सही है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दोस्त होना हम पर असर डालता है। हम महानता के लिए किस्मत में हैं, है न, चैम्प?
एलिस्टर को उनकी जांच के तहत अपनी शर्मिंदगी गहरी होती हुई महसूस हो रही थी। उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति माना जाता था जो युद्ध प्रशिक्षण में अपने असाधारण स्को और अपने मानस भंडार पर अपने लगभग बेजोड़ नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। ध्यान हमेशा उन्हें आत्मचेतना का एहसास कराता था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस साल के जागरण समारोह का सितारा बनने के लिए उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। भीड़ की घबराहट भरी बड़बड़ाहट तब और बढ़ गई जब मैजिस्टर वेंस ने जोर से कहा, यांजी वेंस। यांजी ने आखिरी बार एलिस्टर का हाथ दबाया। उसकी बैंगनी आंखें उम्मीद और डर से चमक रही थीं। मुझे शुभकामनाएं दो, डार्लिंग, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके शब्दों ने एलिस्टर को झकझोर दिया। हाँ बिल्कुल, वह हकलाया। अब शुभकामनाएं यांजी। चेज ने चिल्लाते हुए उसे हाथ हिलाया और उसके जाने पर कहा। जैसे ही यांजी क्रिस्टल की ओर शान से चली, उसके पीछे पीछे फुसफुसाहटें आने लगीं। वह वहाँ है, अकादमी की परी। वह कोई परी नहीं बल्कि एक देवी है। इस साल की सबसे हॉट लड़की, इसमें कोई शक नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसे किस तरह की प्रतिभा मिलेगी। आप जानते हैं, यह उचित नहीं है कि एलिस्टर को हमारी देवी के कौशल और प्रेम दोनों का उपहार मिला है। जब मुझे पहली बार पता चला कि वे एक चीज़ हैं तो मेरा दिल टूट गया था। मंच पर पहुंचकर उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और पूरे प्लाजा ने अपनी सांस रोक ली। अब परिचित लाइट शो फूट पड़ा जिसने यांजी और क्रिस्टल को एक अलौकिक चमक में ढक दिया। लेकिन इस बार मडराती खिड़की ने एक अलग प्रतीक प्रदर्शित किया, एक धधकता हुआ ए। भीड़ में एक सामूहिक आह की लहर दौड़ गई। एके रैंक प्रतिभा, यह एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित शक्ति थी जो इसके धारक को अपार क्षमता और विशेषाधिकार का जीवन प्रदान करती थी। मैजिस्टर वेंस की आवाज़ विस्मय के संकेत के साथ गूंज उठी, यानजी वेंस। जागृत प्रतिभा, प्रकाश नियंत्रण रैंक ए। यांजी का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एलिस्टर के पास वापस गई। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, लगता है कि आखिरकार तुम्हारी अच्छी किस्मत मुझ पर भी छा गई। चेज ने सीटी बजाई। उसकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। बधाई हो यांजी, यह अद्भुत है। जैसे ही तालियां थमीं, मैजिस्टर वेंस ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसकी आंखों में एक विचारपूर्ण चमक थी। अगर यांजी अपने कुख्यात खराब मैना नियंत्रण के साथ एक रैंक टैलेंट को जगा सकती है, तो मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि हमारी अकादमी के प्रतिभाशाली एलिस्टर क्या जगाएंगे। बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया। यह विचार उसे उत्साहित कर रहा था। हाल ही में राक्षस तेजी से शक्तिशाली हो गए थे, जिससे शहर के शीर्ष गिल्ड ने शक्तिशाली प्रतिभाओं को जगाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अकादमियों पर अपने प्रशिक्षण को तेज करने का दबाव डाला। कुछ लोगों की धारणा के विपरीत, एक शक्तिशाली प्रतिभा एक कमजोर बर्तन में पैदा नहीं होगी। ऐसे में छात्रों को अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाना हमेशा आवश्यक था। कम से कम तब जो लोग कमजोर प्रतिभाओं को जगाते हैं वे बेकार नहीं होंगे, और अगर उन्हें गिल्ड सदस्य के रूप में स्थान मिल जाता है तो वे अभी भी एक बुनियादी नौकरी कर सकते हैं। और इसलिए एलिस्टर अपने सुडौल शरीर, युद्ध कौशल और उत्कृष्ट मन नियंत्रण के साथ निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रतिभा को जगाने के लिए किस्मत में था, या कम से कम हर कोई विश्वास करता था कि वह ऐसा करेगा। मैजिस्टर वेंस अधिक से अधिक उत्साहित होते हुए पूर्व निर्धारित आदेश को छोड़ने का फैसला किया। उसकी आवाज़ प्लाजा में गूंज उठी, एलिस्टर हेजनवर्थ, आपकी बारी आ गई है। एलिस्टर का जबड़ा खुला रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंसिपल उसे अचानक आगे बुलाएगा। उसके अंदर उत्साह और भय की भावना भर गई। सैकड़ों आंखें अब उस पर टिकी हुई थीं। उनकी उम्मीदें उसके कंधों पर भारी बोझ बन गई थीं। उसने अपना आसन सीधा किया, एक गहरी सांस ली और क्रिस्टल की ओर बढ़ गया। तुम ये कर सकते हो प्रिय, मुझे तुम पर विश्वास है। यांजी ने चिल्लाते हुए उसे और उसकी ओर हाथ हिलाया और उसे शुभकामनाएं दी। जाओ इतिहास बनाओ भाई, कुछ ऐसी अनोखी प्रतिभा जगाओ जो सबको चौंका देगी। चेज ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। उसका शरीर उत्साह से चमक रहा था। एलिस्टर रुका और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराया और क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ गया। लगता है कि यह सच का क्षण है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह की विचित्र प्रतिभा को जगाने जा रहा है। मेरा मतलब है कि यांजी ने रैंक की प्रतिभा को जगाया है तो उसे कम से कम इस रैंक को जगाना चाहिए। अगर वह किसी बेकार प्रतिभा को जगाता है तो ये कितना विचित्र होगा। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ मत बनो। लेकिन आप जानते हैं, अगर वह ऐसा करता है तो यह मज़ेदार होगा। एक विलक्षण प्रतिभा वाला एक विलक्षण व्यक्ति, यह एक अच्छी आवाज़ है। जैसे ही उसका हाथ इसकी ठंडी सतह को छूता है, उसके होंठों से एक आह निकल जाती है। जानी पहचानी नीली चमक फूट पड़ती है, लेकिन इस बार यह अलग थी। ये हर गुजरते सेकंड के साथ तीव्र होती जाती है, एक चमकदार सफ़ेद रोशनी में बदल जाती है जिसने पूरे अकादमी के मैदान को घेर लिया। एक सामूहिक चीख भीड़ में गूंज उठी क्योंकि वे अपनी आंखों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रोशनी तीव्र होती गई, फिर एक विशाल ड्रैगन के रूप में संघनित हो गई, जिसके पंख फैले हुए थे। उसकी दहाड़ हवा में गूंज रही थी। जमीन उसकी गड़गड़ाहट भरी गर्जना के नीचे कांप उठे।
यह एक ऐसी प्रतिभा जागृति थी जिसे उन्होंने पहले कभी किसी जागृति समारोह में नहीं देखा था। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया, ड्रैगन विलीन हो गया और पीछे एक पूर्ण सन्नाटा छोड़ गया। मैजिस्टर वेंस से लेकर अंतिम छात्र तक सभी ने क्रिस्टल को देखा। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, प्रभावित और भ्रमित थे कि उन्हें नहीं पता था कि अभी जो हुआ उसका क्या मतलब है। एक बात तो तय थी, एलिस्टर की प्रतिभा बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति की जब वह एलिस्टर की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाली मडराती खिड़की के पास पहुंचा। उसने अपना गला साफ किया, उसकी आवाज़ बमुश्किल फुसफुसाती हुई थी, एलिस्टर हेज़नवर्थ। उसकी जागृत प्रतिभा है। अध्याय 2, घोर निराशा। मैजिस्टर वेंस की आवाज़ गूंज उठी, उनके शब्द प्लाजा में गूंज उठे, एसएसएस रैंक। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सांस फूलने, सदमे की चीखें और उन्मत्त बड़बड़ाहट की लहर हवा में भर गई। एक एसएसएस रैंक प्रतिभा, यह एक किंवदंती थी, एक ऐसी शक्ति जो इतनी विशाल थी कि इसे लगभग पौराणिक माना जाता था। क्या ये संभव भी है? क्या सिस्टम टूटा हुआ है? एक वास्तविक एसएसएस रैंक प्रतिभा। लगता है कि यह अकादमी का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह आश्चर्य से भरा हुआ है। मुझे पता था कि वह मजबूत है, लेकिन ये कुछ और है। यह आदमी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सभी आवाज़ों और जयकारों के बीच भीड़ से एक आवाज़ उठी। यानजी, जिसका चेहरा गर्व से चमक रहा था, ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाए। यह मेरा प्रिय है। चेज भी उत्साही था, चिल्लाने से उसकी आवाज़ थक गई थी। हाँ भाई, तुमने कर दिखाया। हालांकि एलिस्टर वहीं खड़ा रहा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान देखी जा सकती थी, उसकी आंखों में राहत की एक झलक। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से खिल पाती, मैजिस्टर वेंस ने अपना गला साफ किया, भीड़ को एक बार फिर चुप करा दिया। हालांकि उसका भाव विस्मय से निराशा जैसी किसी चीज़ में बदल गया था। बोलते समय उसकी आवाज़ में अफसोस की भावना थी। एलिस्टर हेज़नवर्थ, उसने शुरू किया, जागृत प्रतिभा, समरन रैंक एसएसएस। उत्साहित जयकार अचानक बंद हो गई। चौक पर सन्नाटा छा गया, जो पूरी तरह निराशा की भावना से भरा था। माहौल अचानक घना और घुटन भरा लगने लगा, मानो खबर इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती। समरन, एक एसएसएस रैंक समरन? हाँ, लेकिन फिर भी एक समरन। एलिस्टर की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह अपने आप से बुदबुदाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना और अब उसके सामने सिस्टम विंडो पर क्या देखा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? समनकर्ता क्यों? फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। इस बार वे अच्छे या खुशनुमा नहीं थे। नहीं, वे ज्यादा तीखे और क्रूर थे। कितना बेकार! समनकर्ता के लिए इतनी सारी संभावनाएं। वह हमेशा इतना ऊंचा और शक्तिशाली व्यवहार करता था। शायद यह उसके अहंकार का कर्म है। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि वह एक घटिया प्रतिभा को जगाएगा। यानजी की उत्साहित अभिव्यक्ति बिखर गई, अब वह उलझन में दिख रही थी। चेज भी खोया हुआ लग रहा था, उसका पहले का उत्साह उनके चारों ओर घूम रही नकारात्मकता की समझ के साथ फीका पड़ गया। एलिस्टर को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि भाग्य उसके साथ क्रूर मजाक कर रहा है। मैंने इतने साल बिताए, अपना सब कुछ, इसके लिए। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह एक ऐसी प्रतिभा चाहता था जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके द्वारा किए गए सभी कठिन प्रयासों को दर्शाए। इसके बजाय उसे एक ऐसी प्रतिभा का लेबल दिया गया था जो अपनी स्थिति के बावजूद हीन मानी जाती थी, केवल नाम की प्रतिभा। अधिकांश अन्य प्रतिभाओं के विपरीत, समन करने वालों के पास अपनी कोई वास्तविक आक्रामक शक्ति नहीं थी और वे युद्ध में खराब थे। राक्षसों को बुलाने के लिए उन्हें जिस उपकरण की आवश्यकता थी, वह उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की प्रकृति के कारण बहुत महंगा था। यदि किसी के पास आवश्यक उपकरण भी होते, तो भी यह एक शक्तिशाली राक्षस को बुलाने की गारंटी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, राक्षस को वश में करने की चुनौती थी। कई समनर्स वश में करने की प्रक्रिया के दौरान मर गए, क्योंकि या तो उनका मन राक्षस के अनुकूल नहीं था या राक्षस ने उन्हें परास्त कर दिया और मार डाला। भले ही कोई समनर्स शक्तिशाली राक्षस को बुलाने और वश में करने में कामयाब हो जाए, लेकिन वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता। एक सफल समनर्स को अमीर होना पड़ता है, अन्यथा अगर वे एक साधारण व्यक्ति होते जो पेशे में प्रवेश करने के लिए पैसे जुटा पाते, तो अगर वे अंगरक्षक नहीं रखते तो उन्हें मार दिया जा सकता था। चूंकि उनके उपकरण महंगे थे, इसलिए जब वे जंगल में मिशन पर जाते थे तो उन्हें अक्सर निशाना बनाया जाता था। इस प्रकार समनर्स एक उच्च जोखिम वाला वर्ग था जिसके लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, और इसके परिणाम पूरी तरह से संयोग पर निर्भर थे। एलिस्टर अपने पैरों को खींचकर वापस उस जगह पर ले गया जहां यानजी और चेस खड़े थे। कुछ क्षण पहले जो खुशी के नारे फूटे थे, उनकी जगह अब मजाक और फुसफुसाहटें आ गई थीं। हर नज़र और टिप्पणी उसके अभिमान पर हमला जैसा महसूस हो रहा था, जिसने एक शक्तिशाली जागृत व्यक्ति बनने के उसके सपने को तोड़ दिया। उनके पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान थी। लगता है अब तुम ही मेरा ख्याल रखोगे, है न, यानजी? उसने मजाक में कहा, उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि यानजी और चेस चुप रहे।
कुछ पल पहले की उनकी चिंता भरी अभिव्यक्तियां अब कुछ ठंडी हो गई थीं, एक दूर की नज़र जिसने एलिस्टर को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है एलिस्टर, यानजी ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ में हमेशा की गर्मजोशी गायब थी। ऐसे व्यक्ति के लिए यह बेकार प्रतिभा है जो हमेशा इतना ऊंचा और शक्तिशाली काम करता है। एलिस्टर की मजबूरी भरी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बेकार? मेरी प्रतिभा एसएसएस रैंक है। रैंक का मतलब सब कुछ नहीं होता एलिस्टर, यानजी ने तीखी आवाज़ में कहा। एक समनकर्ता, चाहे वह एसएसएस रैंक वाला ही क्यों न हो, फिर भी एक समनकर्ता ही होता है। तुम मेरी देखभाल कैसे करने की योजना बना रहे हो? तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं अपने आदमी की देखभाल करूं। उसकी उलझन और गहरी हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? यानजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी नज़रों का सामना किया। मूर्ख मत बनो एलिस्टर, मैंने जो भविष्य की कल्पना की थी उसमें तुम एक महिमामंडित राक्षस बेबीसिटर नहीं थे। एलिस्टर के पेट में भय की गांठ महसूस हुई। उसने सांत्वना के लिए चेज की ओर देखा, लेकिन उसका दोस्त भी भावनाओं के बवंडर से जूझता हुआ लग रहा था। चेज, एलिस्टर ने पूछा, उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। ये तुम्हारी तरह नहीं है, कुछ तो बोलो। एलिस्टर की नज़रों से बचते हुए चेज ने धूल भरी ज़मीन पर अपने पैर घिसे। देखो एलिस्टर, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ अपराधबोध से भरी हुई थी। मेरे माता पिता दोनों ही मैना डिस्चार्ज सिंड्रोम से पीड़ित हैं, और मेरी एक छोटी बहन है जो अगले साल इस अकादमी में प्रवेश लेगी। उसे अपनी फीस देने के लिए किसी की ज़रूरत है। ये स्पष्ट था कि चेज क्या कहना चाह रहा था। इस तथ्य के कारण कि एलिस्टर ने एक मूल रूप से बेकार प्रतिभा को जगाया था, उसे अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वह अपने दम पर खड़ा हो सके। और चेज को नहीं लगता था कि वह समर्थन प्रदान करने में सक्षम होगा, उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। उसके शब्दों ने एलिस्टर को कड़ी चोट पहुंचाई। ये स्पष्ट था, हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे उसके जैसे कुशल व्यक्ति से दोस्ती करके बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। यानजी के शानदार जीवन के सपने और चेज की सुरक्षित भविष्य की उम्मीदें सभी एलिस्टर में एक शक्तिशाली प्रतिभा को जगाने पर निर्भर थीं। हालांकि एक एसएसएस रैंक समनकर्ता वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तो इस पूरे समय, एलिस्टर ने बड़बड़ाया, उसके सीने में एक ठंडा खालीपन खिल रहा था। उसकी निगाहें दूर हो गईं, उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है एलिस्टर, चेज ने ठंडे स्वर में कहा। ये दोस्ती अधिक थी मेरे लिए, यह एक रणनीतिक कदम है, और चूंकि अब इसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। देखो, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, मुझे यकीन है कि तुम कुछ न कुछ तो निकाल ही लोगे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। चेज के शब्द खोखले लग रहे थे। वह शक्ति जो वह अपनी स्थिति को बदलना चाहता था अब उसकी पहुंच से बाहर थी। वह अब महानता के लिए नियत प्रतिभा नहीं था। नहीं, अभी वह सिर्फ एलिस्टर था, एक बेकार प्रतिभा वाला लड़का, एक सहारे के बजाय एक बोझ। एलिस्टर को अपने सीने में धड़कन महसूस हुई। ये वह भावना नहीं थी जिसकी उसे आदत थी, इसलिए उसने अभी तक इसका नाम नहीं सोचा था। उस पल उसे बस इतना पता था कि जिन लोगों को वह अपना दोस्त मानता था, उन्होंने उसकी शक्तिशाली लेकिन व्यवहारिक रूप से बेकार प्रतिभा के कारण उसे छोड़ दिया था। अध्याय 3, एक और व्यवस्था। प्रधानाचार्य ने उदास नज़रों से एलिस्टर को देखा। वर्षों से इस अकादमी को चलाने के कारण अब ऐसे क्षण उसके लिए आम बात हो गई थी। वह जानता था कि जागरण समारोह से पहले किसी की उम्मीदें बढ़ाना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसी उम्मीदें अक्सर धराशायी हो जाती हैं। लेकिन जब एलिस्टर की बात आई तो उसका एक हिस्सा यह मानना चाहता था कि चीज़ें कुछ अलग होंगी। आखिरकार वह जानता था कि लड़के ने कितनी मेहनत की है। ऐसी उज्ज्वल आत्मा के लिए इतनी शर्म की बात है कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। उसने सोचा, ये जानते हुए कि एलिस्टर का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस अकादमी में छात्र बनने से पहले वह और उसकी अब बिस्तर पर पड़ी बहन बंजर भूमि में रह रहे थे, शहर के दरवाजों से परे की दुनिया, राक्षसों से घनी आबादी वाली। यह आज भी एक रहस्य है कि वे प्रतिभा के बिना ऐसी दुनिया में कैसे जीवित रह पाए। लेकिन जिस तथ्य ने उन्हें उस दिन बचाया, उसने हमेशा उन लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे चमत्कार से कम नहीं थे। उनके जीवन को सुरक्षित रखा गया ताकि वे एक दिन मानवता को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मैजिस्टर ने आह भरी। जागृति समारोह एक ऐसा दिन था जो अक्सर मानव स्वभाव की क्रूर वास्तविकताओं से अवगत होता था। उसने अपना गला साफ किया, भीड़ को संबोधित करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, चलो अगले छात्र के पास चलते हैं। चेज टनर, तुम्हारी बारी है। चेज, अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव रखते हुए, एलिस्टर को एक ठंडी नज़र से देखा। यह अलविदा है एलिस्टर, इसके लिए मुझे दोष मत दो। यह एक निर्णय है जो मुझे लेना है। फिर वह मुड़ा और क्रिस्टल की ओर चला गया, एलिस्टर को धूल भरे प्लाजा पर अकेला छोड़ दिया। यानजी एक पल के लिए रुकी, उसकी नज़र एलिस्टर के उदास भाव पर टिकी रही। हम अब साथ नहीं दिख सकते एलिस्टर, इससे लोगों को गलत विचार आ सकता है।
उसने कहा, इससे पहले कि वह भी दूर हो जाती, एलिस्टर को पूरी तरह से अकेला महसूस कराते हुए। भारी मन से एलिस्टर ने देखा कि चेज ने क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा। परिचित नीली रोशनी फूट पड़ी, जिसने चेज और क्रिस्टल को अपनी अलौकिक चमक में नहला दिया। हालांकि इस बार रोशनी बहुत तेजी से तीव्र हो गई, एक सफ़ेद चमक के साथ स्पंदित हुई जिसने कुछ पल के लिए भीड़ को अंधा कर दिया। मैजिस्टर वेंस आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके रोशनी कम होते ही आंखें सिकोड़ लीं। एक सामूहिक आह ने हवा को भर दिया क्योंकि चेज के ऊपर एक झिलमिलाती खिड़की दिखाई दी जो उसकी जागृत प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही थी। चेज टना, मैजिस्टर वेंस ने जोर से कहा, उसकी आवाज़ विस्मय से भरी हुई थी। जागृत प्रतिभा, पूर्ण शून्य रैंक एस। भीड़ ने जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साह से भर दिया। एक एस रैंक प्रतिभा, एक शक्तिशाली क्षमता जिसने इसके धारक को बर्फ पर अत्यधिक नियंत्रण प्रदान किया। यह एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित शक्ति थी जो चेज की असाधारण क्षमता का प्रमाण थी। चेज, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ, उसने अपना हाथ उठाया। बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अचानक पतली हवा से प्रकट हुआ, उसकी हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। अपनी कलाई के एक झटके से उसने इसे लाखों झिलमिलाते टुकड़ों में तोड़ दिया जो चौक पर बरस पड़े, जिससे देखने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। एलिस्टर केवल देख सकता था, उसके भीतर भावनाओं का मिश्रण उमड़ रहा था। राहत, क्योंकि चेज ने एक शक्तिशाली प्रतिभा को जगाया था, और ईर्ष्या की झिलमिलाहट, एक भावना जिसे उसने जल्दी से दबा दिया। लेकिन सबसे बढ़कर उसे और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन क्या ये संभव होगा? क्या ये कभी पर्याप्त होगा? उसने सोचा, अपनी खुली हथेलियों को देखते हुए। उसके प्रशिक्षण के छाले अभी भी देखे जा सकते थे। उसे संदेह था, आखिरकार उसकी अब तक की कड़ी मेहनत से उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। उसने एक आह भरी और जाने का फैसला किया। चेज, गर्व से अपनी छाती फुलाए हुए एलिस्टर से आंखें मिलाए। इस तरह आप एक प्रतिभा को जगाते हैं, एलिस्टर, उसने एक कृपालु स्वर में कहा। हालांकि एलिस्टर को अब अपने पूर्व मित्र के शब्दों की चुभन महसूस नहीं हुई। उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। मुझे बस आगे बढ़ते रहना है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। ये जागरण समारोह भले ही उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ हो, लेकिन इसने उसके भीतर एक आग जला दी थी। वह उनकी अस्वीकृति को खुद को परिभाषित नहीं करने देगा। वह उन सभी को गलत साबित करेगा, चाहे वह एसएसएस रैंक समन करता हो या नहीं। वह इस दुनिया में जीवन बनाने का एक तरीका खोज लेगा। एलिस्टर ने फिर से आह भरी। वह एक यथार्थवादी था। त्याग दिए जाने के दर्द के बावजूद वह जानता था कि जीवन शायद ही कभी आपको डूबने देता है। अक्सर छोड़ देना आसान होता है, भले ही ये दर्दनाक हो। अगर वह इसे अनदेखा कर दे तो वह दर्द से उबर सकता था। उसने ये सबक कठिन तरीके से सीखा था। लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि मैं छात्रावास में जाऊं और जाने के लिए अपनी चीज़ें तैयार कर लूं, उसने उत्साहित भीड़ से दूर हटते हुए कहा। चेज के लिए जयकारे भी अब दूर लग रहे थे, जो उसके भीतर अचानक आई खामोशी से दब गए थे। जैसे ही वह भीड़ के बीच से आगे बढ़ा, उसके सिर में अचानक अप्रत्याशित शोर गूंज उठा, एक तेज आवाज। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने एक चमकदार फ्लैश चमक उठा और उसकी आंखों के सामने एक चमकीली पीली खिड़की दिखाई दी। होस्ट मिल गया, सिस्टम बाइंडिंग। शब्द एक अजीब ब्लॉकी फॉन्ट में विंडो पर स्क्रॉल किए गए, साथ में प्रगति बार की एक श्रृंखला थी जो लोड हो रही थी। एक सिस्टम? कौन सा सिस्टम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये पहले से मौजूद टैलेंट इंटरफेस से अलग है? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। यह ऐसा कुछ नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, एक उंगली पीली खिड़की से टकराए। कुछ नहीं हुआ। सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। बधाई हो, आपको खिलाड़ी का दर्जा मिल गया है। डिंग। ड्रैगनफोर्ज एक अधिपति प्रणाली को जगाने के लिए खिलाड़ी को बधाई। एलिस्टर की भौहें सिकुड़ गईं। खिलाड़ी, अधिपति प्रणाली, ये किसी भी चीज़ से अलग था जिसके बारे में उसने प्रतिभाओं और राक्षसों के बारे में अनगिनत पुस्तकों में पढ़ा था। उसके पेट में बेचैनी की एक अजीब भावना बैठ गई। यह क्या है? किसी तरह की प्रतिभा विंडो त्रुटि? क्या ये कोई चीज़ है? ठीक है, प्रतिभा विंडो बंद करो। मडराती पीली खिड़की हठपूर्वक अपनी जगह पर बनी रही, जिससे उसे और भी भ्रम हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने उस पर प्रदर्शित शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ड्रैगनफोर्ज, अधिपति प्रणाली, ये परिचित नहीं लगता। इसे दूसरे तरीके से देखने का निर्णय लेते हुए उसने याद किया। मैं जिस सिस्टम विंडो से परिचित हूँ वह नीली है और इसका उपयोग प्रतिभा की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। शायद ये सिस्टम पूरी तरह से अलग हो सकता है। विचार विचित्र लगता है, लेकिन यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष था। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने मन ही मन पुकारा, प्रतिभा खिड़की। तुरंत पीली खिड़की के बगल में एक परिचित नीली खिड़की प्रकट हुई। हालांकि इस पर वह जानकारी थी जिससे वह परिचित था। नाम, एलिस्टर हेजनवर्थ।
आयु 19, लिंग पुरुष, प्रतिभा समनकर्ता, प्रतिभा रैंक एसएसएस, प्रतिभा जानकारी उपयोगकर्ता को अन्य क्षेत्रों से राक्षसों को उनके साथ लड़ने के लिए बुलाने की अनुमति देता है। प्रतिभा रैंक बोनस 100% सफलता दर। आंकड़े: शक्ति 70, चपलता 85, बुद्धि 95, धीरज 60, भाग्य 80, योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, सम्मन शक्ति 100, मन 1200, जोड़ या घटाव समग्र युद्ध शक्ति 1690, रैंक ए जोड़। प्रतिभा विंडो को साकार होते देख एलिस्टर और भी भ्रमित हो गया। 2 सिस्टम विंडो, ये कैसे संभव है? ड्रैगन फोर्ज क्या है? अध्याय 4, एक अनिवार्य खोज। सिस्टम की आवाज़ फिर से उसके सिर में गूंज उठी। ड्रैगन फोर्ज एक ओवरलॉर्ड सिस्टम है जो खिलाड़ी को अनुभव प्राप्त करके स्तर ऊपर करने की अनुमति देता है। सिस्टम को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पता चला था कि खिलाड़ी के पास एक निष्क्रिय ड्रैकोनिक पहलू था और वह एक समनकर्ता भी था। एलिस्टर सिस्टम विंडो को घूरता रहा, हैरान। एक निष्क्रिय ड्रैकोनिक पहलू। वह ड्रैगन के बारे में उन पाठ्य पुस्तकों से जानता था जो उसने पढ़ी थीं। मुझे जो याद है उसके अनुसार वे राक्षस माने जाते हैं जो सर्वनाश में जल्दी दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि यह ज़्यादातर उनके कारण था कि दुनिया ऐसी स्थिति में आ गई। ड्रैगन अपार शक्ति वाले पौराणिक जीव जो व्यावहारिक रूप से किंवदंतियां थे, लेकिन उसके भीतर एक निष्क्रिय पहलू। ये वास्तविकता से ज्यादा सोने की कहानी की तरह लग रहा था। हिचकिचाते हुए उसने फिर से पीली खिड़की पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि यह उसके विचारों का जवाब दे रहा था, विशिष्ट शब्दों को हाईलाइट कर रहा था और बड़ी विंडो के अलावा पॉप अप होने वाली छोटी विंडो में अतिरिक्त जानकारी दे रहा था। ड्रैकोनिक पहलू खिलाड़ी के भीतर एक छिपी हुई आनुवंशिक विसंगति जो उन्हें ड्रैकोनिक क्षमता का एक निशान प्रदान करती है। ये क्षमता व्यक्ति के आधार पर विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। समोना एसएसएस खिलाड़ी की जागृत प्रतिभा खिलाड़ी को अन्य क्षेत्रों से राक्षसों को बुलाने की अनुमति देती है। ड्रैगन फोर्ज सिस्टम खिलाड़ी की बुलाने की क्षमताओं को बढ़ाएगा जिससे खिलाड़ी अद्वितीय ड्रैकोनिक समन को बुला सकेगा। एलिस्टर के दिमाग में दौड़ रही थी एक ड्रैकोनिक पहलू। क्या यही कारण हो सकता है कि जब हम बंजर भूमि में रहते थे तो मैं और म्यू जीवित रह पाए थे? उसके विचार क्षण भर के लिए उसकी बिस्तर पर पड़ी बहन की ओर चले गए। उनकी कठिनाई की यादें क्षण भर के लिए उसकी आंखों के सामने चमक उठीं। लेकिन अगर यह निष्क्रिय था तो इस सिस्टम ने इसे कैसे पहचाना और दूसरे ने नहीं? और यह समनकर्ता होने से कैसे संबंधित है? उसने अपने जबड़े के नीचे हाथ रखा और आगे सोचा, तो रुको, क्योंकि मेरे पास एक ड्रैकोनिक पहलू है, मैं केवल ड्रैगन राक्षसों को बुला सकता हूँ। ये वह राक्षस होना चाहिए जिसके साथ मेरा मन संगत होगा। हिचकिचाते हुए उसने एक और सवाल पूछा, क्या आप समझा सकते हैं कि ड्रैगन फोर्ज सिस्टम कैसे काम करता है? ड्रैगन फोर्ज सिस्टम एक व्यापक विकास और उन्नति उपकरण है। खोजों को पूरा करके, दुश्मनों को हराकर और अनुभव प्राप्त करके खिलाड़ी स्तर बढ़ा सकता है, नई क्षमताओं को अनलॉक कर सकता है, मौजूदा क्षमताओं को बढ़ा सकता है और संभावित रूप से अपने निष्क्रिय ड्रैकोनिक पहलू को जागृत कर सकता है। खोजें उनकी प्रकृति के आधार पर वे अनिवार्य या वैकल्पिक हो सकते हैं। ये सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्य हैं जो पूरा होने पर पुरस्कार प्रदान करते हैं। खोजों में संसाधन इकट्ठा करने जैसे सरल कार्यों से लेकर शक्तिशाली दुश्मनों को हराने जैसी जटिल चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। अनुभव खोजों को पूरा करके, दुश्मनों को हराकर और कई अन्य क्रियाओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है। अनुभव स्तर बढ़ाने और नई क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए आवश्यक है। एलिस्टर ने जानकारी पढ़ी, उसके भीतर आशा की एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। शायद अगर यह अजीब प्रणाली वास्तविक होती और उसे स्तर बढ़ाकर वास्तव में मजबूत होने में सक्षम बनाती, तो यह चीजों को बदलने का एक मौका हो सकता था। अचानक पीली खिड़की में एक नया संदेश आया जिसका शीर्षक था, स्टार्टर क्वेस्ट, समनर्स भी लड़ सकते हैं। क्वेस्ट विवरण, पार्टी के साथ या उसके बिना गेट पर छापा मारें और अकेले ही कम से कम 5 राक्षसों को मारें। पुरस्कार 100 EXP, समन करने के लिए शुरुआती गाइड रैंक ए, बेसिक गॉन्ट्रेट रैंक ए। क्वेस्ट की प्रकृति, अनिवार्य। समय सीमा 24 घंटे। विफलता, मृत्यु, सिस्टम निष्क्रियता। एलिस्टर ने पीली खिड़की में प्रदर्शित क्वेस्ट विवरण को देखा, उसका दिमाग घूम रहा था। अनिवार्य क्वेस्ट, विफलता के लिए मृत्यु दंड। क्या ये पहले क्वेस्ट के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसने एक गहरी सांस ली, अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन बिना किसी युद्ध संबंधी प्रतिभा के राक्षसों को मारना मुश्किल साबित हो सकता है। तभी कोई उससे टकराया, उनके कंधे से उसकी बाह में झटका लगा। अरे, सावधान रहो, मूर्ति। एक मजाकिया आवाज आई। एलिस्टर ने आवाज पहचान ली। यह एक प्रतिद्वंद्वी कक्षा के छात्र की थी जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का आनंद लेता था। उसने टिप्पणी को अनदेखा किया, खुद से बड़बड़ाते हुए, मुझे कुछ भी करने से पहले इस प्रणाली और खोजों के बारे में अधिक जानने के लिए एक शांत जगह खोजने की जरूरत है।
छात्रों की भीड़ को चीरते हुए वह आखिरकार भीड़ के किनारे पहुंच गया। तभी आसमान से अचानक जोरदार हंसी गूंजी जिसने सभी का ध्यान ऊपर की ओर खींचा। सिर पीछे की ओर झुके हुए थे क्योंकि एक आकृति आसमान से उतरी, एक नाटकीय धमाके के साथ उतरी जिसने प्लाजा में एक शॉकवेव भेजी और एक छोटा गड्ढा बना दिया। धूल उड़ी जिससे कुछ समय के लिए उनकी उपस्थिति अस्पष्ट हो गई। जैसे ही धूल जमी, हवा में चीख पुकार मच गई क्योंकि वहां मौजूद हर कोई अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान गया। चमकीले बैंगनी बालों और लाल आंखों वाली एक महिला मलबे के बीच खड़ी थी। उसका भव्य रूप उन्नत काले और बैंगनी कवच में लिपटा हुआ था जो दोपहर के सूरज के नीचे चमक रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि बर्सेकर गिल्ड की कुख्यात गिल्ड मास्टर आन्या पेट्रोवा थी। आन्या अपने आप में एक किंवदंती थी। अपनी बेजोड़ ताकत, अपनी बेपरवाह युद्ध रणनीति और सत्ता के लिए अपनी अतृप्त भूख के लिए जानी जाने वाली उसका उद्दाम व्यक्तित्व ये सुनिश्चित करता था कि वह जहां भी जाती अपनी अमिट छाप छोड़ती। अपनी अंगुलियों और गर्दन को चटकाते हुए वह बड़बड़ाते हुए बोली, ये लानत मलामत वाली बाधाएं हर बार और भी ज्यादा परेशान करने वाली होती जा रही हैं। मुझे उनसे पार पाने में बहुत समय लग गया। एक तेज आवाज में उसने स्तब्ध भीड़ को संबोधित किया। ठीक है, आप सब। वह कौन था जिसने उनके जागरण के दौरान उस पागल प्रकाश शो का कारण बना? चौक पर एक बेचैन करने वाला सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि आन्या ने एलिस्टर के जागरण से उत्पन्न विशाल ड्रैगन को देखा होगा। तभी मैजिस्टर आगे बढ़ते ही गुस्से में अपना चेहरा सिकोड़ लिया। आन्या, जहां तक मुझे याद है मैंने विशेष रूप से आपसे इस वर्ष जागरण समारोह से दूर रहने का अनुरोध किया था, उसने चिल्लाया। आन्या ने केवल मुस्कुराया। उसकी लाल आंखों में मनोरंजन की चमक थी। नियम जंजीरों की तरह होते हैं बूढ़े आदमी, उसने नाटकीय स्वर में कहा। वे कमजोरों को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। स्वाभाविक रूप से मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आन्या ने मैजिस्टर की ओर एक तिरस्कारपूर्ण हाथ लहराया। बस आराम करो, हमेशा की तरह मैं शीर्ष प्रतिभा को छीनने के लिए यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे बालों से बाहर निकल जाऊंगा। मैजिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जवाब दिया, मैं इस साल ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता आन्या। तुम्हारे रवैये के कारण पिछले साल लगभग सभी अन्य गिल्ड ने अकादमी से अपना प्रायोजन वापस ले लिया था। ये पहली बार नहीं था जब आन्या ने इस तरह का स्टंट किया था। हर साल वह इसी तरह से जागृति समारोह में उतरती थी। उसकी नज़र सबसे होनहार छात्र की तलाश और भर्ती पर होती थी। शीर्ष प्रतिभाओं को छीनने में उसकी सफलता ने उसे प्रतिभा छीनने वाली उपनाम दिलाया था, एक ऐसा शीर्षक जिसे वह एक निश्चित शरारती गर्व के साथ पहनती थी। ये भी एक प्रमुख कारण था कि बर्सेकर गिल्ड कई मेगासिटीज में प्रमुख क्यों रहा। आन्या ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। उसने भीड़ को स्कैन करना शुरू किया। उसकी निगाहें चेहरों पर घूम रही थीं जब तक कि उसकी नज़र एलिस्टर पर नहीं पड़ी। एक चौड़ी मुस्कान, इस बार सच्ची, उसके चेहरे पर फैल गई। कोई विचार मत करो, मैजिस्टर ने चेतावनी दी। उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। लेकिन आन्या ने उसे अनदेखा कर दिया। तुरंत एलिस्टर की ओर आगे बढ़ी। अरे बच्चे, उसने पुकारा। उसकी तेज़ आवाज़ आसानी से भीड़ की बड़बड़ाहट को दबा रही थी। क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होने में रुचि रखते हो? अध्याय 5, अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। एलिस्टर मूल रूप से जम गया। आन्या के अचानक प्रकट होने और उसके द्वारा प्रस्तुत अप्रत्याशित प्रस्ताव के सदमे के बीच फंस गया। उसकी उंगलियां थोड़ी हिल रही थीं। उस पल का भार व्यवहारिक रूप से उस पर दबाव डाल रहा था। मैजिस्टर आगे आकर आन्या को रोकना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि एलिस्टर को भर्ती किया जा रहा था, उसने चीज़ों को चलने देने का फैसला किया। शायद उसका वह सामान्य उपहार लड़के को उसके पैरों पर खड़ा कर सकेगा। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सोचा। वह जानता था कि आन्या के पास हमेशा शीर्ष प्रतिभाओं को काफ़ी बड़ी राशि के साथ अपने गिल्ड में शामिल करने का एक तरीका है। उस पैसे के साथ मैजिस्टर को यकीन था कि बाकी सब निश्चित रूप से अपने आप सुलझ जाएगा। बर्सेकर गिल्ड में शामिल होना, कुलीन सेनानियों का एक पावर हाउस। एलिस्टर ने सोचा, लगभग हंसते हुए, कि यह कितना बेतुका लग रहा था। क्या मेरे जैसा समनकर्ता भी उस तस्वीर में फिट हो सकता है? उसकी आंखें आन्या पर वापस चली गईं, जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उसने उसकी झिझक को देखा और करीब आ गई। उसकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। अगर आपको नहीं पता, उसने कहा, उसकी आवाज़ भीड़ की बड़बड़ाहट को काटते हुए, अगर आप मेरे गिल्ड में शामिल होते हैं तो 100,000 यूनियन क्रेडिट का एक बड़ा डाउन पेमेंट है। यह मेरी तरफ से एक स्वागत योग्य उपहार है, तो आप क्या कहते हैं? भीड़ में फुसफुसाहट गूंज रही थी, सिर घूम रहे थे और आंखें चौड़ी हो रही थीं। एक नौसिखिए के लिए डाउन पेमेंट? उसके पास कोई बुदबुदाया। मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। पीछे से एक जवाब आया। मैंने सुना है कि केवल बर्सेकर गिल्ड ही ऐसा करता है। वे कहते हैं कि यह गिल्ड मास्टर आन्या का ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि कोई भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार न करे।
एलिस्टर का दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस तरह के पैसे से मैं आखिरकार म्यू की जांच करने के लिए एक कीमियागर को रख सकता हूं, उसने सोचा। उसकी नज़र ज़मीन पर चली गई क्योंकि वह संभावना पर विचार कर रहा था। उसके सीने में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं, एक छोटी सी लौ जो उसके संदेहों को ढकने की धमकी दे रही थी। वह आन्या के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बोलने ही वाला था, तभी एक तीखी आवाज़ हवा में गूंजी। बरसेकर गिल्ड में एक समनकर्ता। ये चेस था। जब वह आगे बढ़ा तो उसकी आवाज़ में मजाक भरा हुआ था, उसके कंधे पीछे थे और छाती फूली हुई थी। बहुत ही असंभव। सभी की नज़रें चेस की ओर मुड़ गईं, जिसने कुछ छात्रों को पीछे धकेलने और खुद को आन्या और एलिस्टर के करीब लाने का अवसर लिया। आन्या की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी बाहें उसकी छाती पर पार हो गईं। और तुम कौन होते हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले? चेज ने अपना सिर घमंड से झुकाते हुए मुस्कुराया। मैं चेस्टन हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ में बहादुरी का भाव था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपका गिल्ड हर साल सिर्फ सबसे मजबूत जागृत लोगों को ही लेता है। आन्या ने एक भौं उठाए, उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। वास्तव में, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ स्थिर और चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? चेज की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। तो क्या मुझे भर्ती करना ज्यादा तर्कसंगत नहीं होगा? उसने एलिस्टर की ओर उंगली उठाई, उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। यह आदमी सिर्फ एक समन करता है। दूसरी ओर, मैंने एक शक्तिशाली एस रैंक टैलेंट एब्सोल्यूट जीरो को जागृत किया है। एलिस्टर को चेस के शब्दों पर गुस्सा आया, उसके हाथ उसकी बगलों में मुट्ठियों में बंध गए। वह खुद का बचाव करने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आन्या की अभिव्यक्ति अपठनीय रही। क्या ऐसा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह आश्चर्यचकित नहीं लग रही थी, उसके शब्दों ने भीड़ को चुप करा दिया। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि गिल्ड मास्टर आन्या व्यक्तियों से निकलने वाली कच्ची क्षमता को देख सकती थी, अदृश्य लपटों जैसी एक फीकी चमक, उसकी प्रतिभा नहीं बल्कि युद्ध की प्रवृत्ति जैसी। और अभी उसके ठीक सामने दो ऐसी लपटें टिमटिमा रही थीं। एक चेज से निकलने वाली, एक हल्के नीले रंग की, प्रभावशाली लेकिन अंततः साधारण थी। दूसरी, एलिस्टर से निकलने वाली, एक जीवंत पीली लौ थी, जो इतनी तीव्रता से धड़क रही थी कि आन्या को भी आश्चर्य हुआ। ये सतह के नीचे छिपी एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा से कहीं अधिक क्षमता की बात करती थी। आन्या के होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दिलचस्प था। आन्या दोनों लड़कों के बीच तनाव को महसूस कर सकती थी। वह ये बताने में काफ़ी चतुर थी कि चेस के व्यवहार से वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते थे, और वह उनके बीच थोड़ी प्रतिद्वंद्विता को महसूस कर सकती थी क्योंकि चेस जिस तरह से व्यवहार करता था और एलिस्टर कुछ भी नहीं कहने का विकल्प चुनता था। ये दिलचस्प हो सकता है, उसने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, मैडम, एलिस्टर की आवाज़ अचानक गूंज उठी, जिसने आन्या को उसके विचारों की धारा से बाहर निकाल दिया। उसकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी, लेकिन मुझे संदेह है कि मेरे जैसा समनकर्ता शक्तिशाली बरसेकर गिल्ड के लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको इसके बजाय एक बेहतर प्रतिभा की खोज करने पर विचार करना चाहिए। भीड़ में एक बड़बड़ाहट गूंज उठी। क्या उसने अभी अभी बरसेकर गिल्ड को अस्वीकार किया है? शायद वह सिर्फ भ्रम में है। क्या उसे एहसास नहीं है कि वह कितना भाग्यशाली है? क्या वह पागल है? ये जीवन में एक बार मिलने वाला प्रस्ताव है। अरे, सच बोलो, बरसेकर गिल्ड में एक समनकर्ता। क्या मजाक है? संभवतः उसे शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, अधिकांश सदस्यों में युद्ध से संबंधित प्रतिभाएं हैं, एक समनकर्ता सिर्फ बोझ होगा। कुछ लोगों ने एलिस्टर द्वारा इस तरह के प्रतिष्ठित प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि अन्य ने बस उसकी भावना को दोहराया। एक समनकर्ता आखिरकार अपनी क्रूर शक्ति के लिए जाने जाने वाले गिल्ड में बिल्कुल फिट नहीं होगा। हालांकि आन्या बेफिक्र रही। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। एलिस्टर की आंखों में तीव्रता, एक अमर भावना के बारे में कुछ था जिसने उसे आकर्षित किया। वह शायद समन करता हो, उसने सोचा, लेकिन वह आत्मा, मुझे वह पहले से ही पसंद है। मैं चाहती थी कि वह किसी भी तरह शामिल हो, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ भर्ती करने आई हूँ, अधीन करने के लिए नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है, उसने चंचलता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। तुम कभी नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए हिम्मत रखो बच्चे। वह चेस की ओर मुड़ी, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। चूंकि तुम अधिक इच्छुक लग रहे हो, तो क्या तुम्हें बरसेकर गिल्ड में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी? चेज, जिसका सीना गर्व से फूला हुआ था, मुस्कुराया। खुशी से। आन्या ने आश्चर्यजनक बल के साथ उसके कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया, तो चलो चलते हैं। तभी यानजी, जो किनारे से देख रही थी, ने हस्तक्षेप किया। अरे, मेरे पास एक रैंक टैलेंट है। क्या मैं भी तुम्हारे गिल्ड में शामिल नहीं हो सकती? आन्या ने ठहाका लगाया। माफ करें, मिस।
अब सभी बेहतरीन प्रतिभाओं को नहीं छीना जा सकता। मैं नहीं चाहूंगी कि दूसरे गिल्ड मास्टर लालची होने के कारण मेरा पीछा करें। चेज की ओर आंख मारते हुए उसने कहा, ठीक है, चलो चलें। जब वे जाने के लिए मुड़े तो चेज ने एलिस्टर पर एक आखिरी नज़र डाली। उसकी आवाज़ से एक ठंडी तीव्रता टपक रही थी। अलविदा एलिस्टर। एलिस्टर ने उसे जाते हुए देखा, अपने जबड़े को इतनी जोर से भींचा कि उसके दांत लगभग आपस में घिसने लगे। मैजिस्टर वेंस ने आह भरी, ये देखते हुए कि चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं। वह एलिस्टर के पास गया, उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। एलिस्टर, उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, जाने से पहले मेरे दफ्तर में मुझसे मिलो।